तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको जो क्लास दी थी वो ज्योग्राफी की क्लास थी, यानी आपकी ज्योग्राफी जो डीप स्टडी वाली है, और हालांकि होनी आज मॉडर्न हिस्ट्री की चाहिए थी, लेकिन मैटर बहुत है, कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है और इतना जो है अब बच्चों को रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बैक टू बैक क्लासेस देते हैं, हम बैक टू बैक क्लासेस देंगे तो फिर उबाऊ टाइप की हो जाती है शिक्षा। यानी अगर आपकी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा सही और गलत का अगर आप पता चल जाए कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ यहाँ आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग चीज़ें मिलती हैं, यानी आपको एग्ज़ाम सेंटर में पढ़ के ही बैठना है। बाकी की चीज़ें, बाकी का इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या सही है क्या गलत है उस बारे में कुछ भी नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, वो पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ठीक है तो आज की जो स्पेशली जो वीडियो है वो सब उन छात्रों के लिए है, जैसे कई लोग बच्चे ऐसे हैं जो पुराने वीडियोस अभी देख रहे हैं, पुरानी क्लासेस देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की जिला सीरीज हो, इंडिविजुअल हो, उत्तराखंड का इतिहास हो, उत्तराखंड का फैक्ट हो, हिंदी की क्लासेज हो, या इसके अलावा अपने आप में जो जीएस की क्लासेस मैंने करा रखी हैं, अधिकांश बच्चे अभी वो देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बर्डन ना हो, या नए छात्र जो है बहुत ज़्यादा उनको बर्डन ना आए, इसलिए बीच बीच में इस प्रकार का ब्रेक होना आवश्यक है। पेन चलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक दिन रिवाइज कर लोगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वीकली 3-4 क्लासेज ऐसी, मतलब वीकली नहीं, मंथली 3-4 क्लासेज इस टाइप की दे दी जाए, जो एक जनरल मतलब बात हो, आप लोगों के एक सामान्य बात हो, एक सामान्य डिस्कशन जिसको हम लोग कहते हैं, इस टाइप की चीज़ें आपके लिए हो। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा बातों से आप मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा एक जुनून फिर से जगेगा, थोड़ी सी हिम्मत आएगी। और ये बहुत आसान नहीं है किसी को गिरते हुए को फिर से संभालना, फिर से उसको मोटिवेट करना, फिर से उसको हिम्मत देना। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली पटवारी, पुलिस, दरोगा और कांस्टेबल, साथ ही साथ लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के जो बच्चे हैं, यानी सामान्य पैटर्न है, जनरल जो पैटर्न है ग्रुप सी का, उसके लिए ही ये वीडियो है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, देखिए आज की जो मेहनत है कब अपनी करवट बदल दे, कब आपके पक्ष में आ जाए, कब आपका चयन करा दे, कोई नहीं जानता। इसलिए भले ही कछुए की चाल से चलो, हमेशा से एक चीज़ कहता आया हूँ, भले ही कछुए की चाल से चलो लेकिन चलते रहो, निरंतरता बनाए रखना। हौसले टूट रहे होंगे, मैं समझता हूँ, बहुत बार निराशा हाथ लगती है, बहुत बार ये लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानियां हैं, कई कारण ऐसे हो रहे होंगे, लगता होगा दिमाग में कि यार ये चीज़ हो रही है, इससे हमारा कैसे होगा, ऐसा हो रहा हमारा कैसे होगा, बहुत प्रकार के विचार आते हैं और आना भी स्वाभाविक है। यानी हर प्रकार की विचारधाराओं से, हर चीज़ के मतलब कंडीशन से लड़ने के साथ साथ आपको चीज़ों को फाइट, मतलब क्या करना है, अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखना है। यानी पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना होगा, यही आपका अंतिम विकल्प है। ठीक है, पटवारी, पुलिस या कांस्टेबल की जो भी भर्ती या फॉरेस्ट गार्ड की है, देखिए बच्चों स्पेशली अभी एक चीज़ है, फिलहाल आपके एग्जाम जुलाई से ही स्टार्ट है। यानी फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका जो भी दिया है शेड्यूल आपका कांस्टेबल का, दरोगा का, या मतलब पटवारी, लेखपाल या दरोगा, जो भी शेड्यूल दिया है, मैंने एक प्लानिंग की है। यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि लगभग जून से, ठीक है, मई तो मैं नहीं कह सकता, जून से 3 से 3.5 महीने का एक क्रैश कोर्स चलाएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, वो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये पढ़ जाना, ऐसा पढ़ जाना, ये ऐसे आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, और वो कंबाइंड होगा। वो कंबाइंड का मतलब होगा उसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड होगी, उसी में हिंदी भी इंक्लूड होगी, और उसी में जीएस भी इंक्लूड होगी, उसी में रीजनिंग और आपका कंप्यूटर भी इंक्लूड होगा, उसी के अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। और वो एक ही क्लास में सब चीज़ें भी आ सकती है। यानी 30 मिनट की क्लास है तो उसमें हो सकता है कि 7 से 8 मिनट उत्तराखंड के मेन क्वेश्चन बताए जाएं, उसके बाद 4 से 5 मिनट हिंदी के मेन क्वेश्चन बताए जाएं, और वो पकड़ूंगा मैं कॉपी ही। ठीक है, क्योंकि मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं, इसको इग्नोर करो, इसको पढ़ो। यानी कई बार होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इग्नोर क्या करना है, और इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा मटेरियल है, बच्चों का यहीं पर सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया जा रहा है कि उनको इतना ज़्यादा मैटर पकड़ा दिया जा रहा है कि पढ़ने के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड है और यहाँ सच्चाई है कि हर कोई अपने आप में एग्जामिनर है। यानी मैं हूँ,
मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपके लिए एग्जामिनर हो गया। आप खुद हैं, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप खुद एग्जामिनर हो गए। कोई दूसरा आपका साथी छात्र होगा, उसको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पोस्ट कर देगा, वो एग्जामिनर हो गया। यानी चीजें कैसी अपने आप में चल रही हैं, हर कोई, चाहे मैं हूं चाहे आप खुद हैं, छात्र भी खुद एग्जामिनर बनना पड़ा है। यानी जो पढ़ने वाला है, यानी आप खुद जो वीडियो देख रहे हैं, उसको भी ये लगता है कि मैं भी एग्जामिनर हूं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने प्रकार की विचारधाराएं, इतने प्रकार के क्वेश्चन पोस्ट करने के तरीके, इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछने के तरीके यहां पर जनरेट हुए हैं। उससे क्या हो गया कि सबका सब कंफ्यूजन हो गया और इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों के अंदर हो गया कि मुझे नहीं लगता कि ग्रुप सी की जो तैयारी करते हैं इससे बड़ा संघर्ष कहीं और एग्जाम होगा। क्योंकि एक तो विज्ञप्ति बहुत समय बाद आती है, यानी समय बाद का मतलब जैसे वीडियो बीपीडीओ की भर्ती हुई, अब वो पता नहीं कब आएगी, पता ही नहीं है। पुलिस की भर्ती होगी, पता ही नहीं कब आएगी। यानी बहुत लॉन्ग टाइम में एक भर्ती दोबारा होती है। ऐसा नहीं कि वो भर्ती के अलावा दूसरी नहीं आएंगी, दूसरी आएंगी, चलती तो रहती है प्रोसेस। जैसे इस बार बीपीडीओ वीडियो आया, हो सकता है कि कुछ समय बाद कोई दूसरी आ जाए, फिर कोई दूसरी आए, फिर जाके उसका नंबर आएगा। यानी डिपार्टमेंट, वैसे भी उत्तराखंड का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, कई विभागों में पद खाली भी हैं, कई विभागों में छोटे विभाग हैं। तो काम जब चल रहा है तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली अपने ऊपर बर्डन नहीं लेती, ये सच बात है, ठीक है। वो कहीं पे भी हो, किसी भी सरकार में हो, अति आवश्यक होने पे ही विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं और रोजगार सृजन की बात की जाती है। तो वो तो खैर जो भी है बात की बात है, लेकिन अभी के समय आपके पास जो आपके सामने है उसके लिए तो आपको जाना ही चाहिए। यानी मैंने पहले भी कहा था, एक प्रयास और कर लीजिए। अब आपके लिए क्या है, थोड़ा सा कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग चीज़ें हो गई हैं, कह नहीं सकते कि क्या कट ऑफ रहेगी, कैसी रहेगी, किस आधार पर कट ऑफ रहती है, नॉर्मलाइजेशन का क्या उसमें रोल रहता है। तो आपको ओवरऑल जाना पड़ गई ही है और ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते हैं। देखिए, चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, ये अनसर्टेन है और ये बहुत रिस्की भी है। मैंने पहले कहा था, सरकारी सेवा की तैयारी करना, शासकीय तैयारी करना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है बच्चों के लिए। क्यों? जिसके पास विकल्प नहीं है, और सबसे कम विकल्प रहते हैं ग्रुप सी वालों के पास। जिसने स्टार्टिंग में ग्रुप सी पकड़ लिया और जिसको ये लगता है कि मैं ग्रुप सी की ही तैयारी करूंगा, सबसे कम विकल्प उसके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप सी वाला तैयारी वाला ऊपर तो करने की सोचता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला नीचे जरूर आ जाता है। कहने का मतलब, आगे बेहतर एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें होता क्या है, आप ऊपर के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो छन के फिल्टर होकर नीचे तक के एग्जाम तक आप पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे वाला कहां ऊपर जाएगा। तो ग्रुप सी वाला ये सोचता है कि मुझे यार ग्रुप सी ही करना है, मैं इसी के पीछे लग रहता हूं, और उसके 8 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 3 साल 4 साल निकल जाते हैं सफल होने में। और कई ऐसे बच्चे हैं जो एक ही साल में निकल जाते हैं, 6 महीने में निकल जाते हैं, 2 साल 1.5 साल की मेहनत पे निकल जाते हैं। तो एग्जाम मेहनत भी है, एग्जाम लग भी है, एग्जाम के साथ कई फैक्टर काम करते हैं, और ये फैक्टर क्या क्या है हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे आप यूकेपीएससी के एग्जाम क्या वेट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आरओ की विज्ञप्ति कब आएगी, हम उसी का वेट कर रहे हैं। देखिए, ये अध्याचन जो है वो तो आयोग के पास जा चुका था, ठीक है। अब आयोग ने क्यों उसको रोका है, कब तक निकालेगा, क्या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक उसमें रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, जो अनाथ बच्चों के साथ जो रिजर्वेशन का था, वो सॉल्व आउट हो चुका था। अब हो सकता है कि आयोग उसमें अपनी विज्ञप्तियां इंक्लूड कर रहा हो, क्योंकि शासन के जो अध्याचन है उसके बाद उसमें आयोग की भी अपने जो पोस्ट है वो भी इंक्लूड होंगी, वो भी अपने रिजर्वेशन के पद देखेगा कि कितने आरक्षित हैं, कितने अनारक्षित हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने, हर चीज देखी जाती है, ताकि विज्ञप्ति के बाद आने के बाद उसमें कोई विवाद न हो, चीजें लटकी ना। तो उसमें बहुत बार रिव्यू होता है, उसके बाद फाइनली जो सेक्रेटरी या जो वहाँ के चेयरमैन होंगे उनके साइन होने के बाद विज्ञप्ति आउट होगी। सरकार की परमिशन भी उसमें शायद हो सकती है कि लेनी पड़ती हो। तो अपने आप में आज नहीं तो कल आएगी यानी, क्योंकि 5 साल हो गए हैं। 2016 में लास्ट टाइम विज्ञप्ति आई थी, ये 22 है, और 19 की वो जो विज्ञप्ति थी 16 के बाद 19 में कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद अब 22 चल रहा है, यानी 2022 यानी इस साल के स्टार्टिंग में। यानी हमने उम्मीद लगाई थी कि आचार संहिता से पहले आ जाएगी, लेकिन आचार संहिता और कुछ रिजर्वेशन के उसमें पेंच फंसे हुए थे, उसके बाद जो विज्ञप्ति थी अब वो आ ही जानी चाहिए, इतना हम उम्मीद करते हैं। यानी महीना भर 15 दिन 20 25 दिन कभी भी वो विज्ञप्ति आ सकती है, लेकिन आपको अगर उसकी तैयारी करनी है आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और बहुत बेहतर ऑप्शन है आरओ, क्योंकि वहां आपको स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना है, और स्टेप वाइज स्टेप का मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो आपको सीधे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स में ही छटनी
इतनी हो जाती है। फिर मेंस होता है, मेंस में सेलेक्टेड हो जाते हैं 3, 3.5, 4,000 बच्चे बैठते हैं। सेलेक्टेड में जो सबसे बेहतर करेगा उसका चयन हो जाएगा और वही मेंस है, मेंस ही उसका फाइनल है। तो वहां जो सिलेक्शन होना है वो जीएस के आधार पर होना है। जिसकी जीएस स्ट्रांग होगी उसी का सिलेक्शन होगा। उत्तराखंड से नहीं काम चलने वाला, क्योंकि उत्तराखंड तो सीमित मात्रा में वहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, वही रट्टा मार वाले क्वेश्चन, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था पटवारी, लेखपाल, पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड वाले, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ समय बाद, यानी हो सकता है कि जून के मंथ से आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आऊँ और उस जो डीप स्टडी उसको कुछ समय के लिए स्टॉप कर दूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अभी तो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल में कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। इकोनॉमी भी मैं अभी बहुत जल्दी हाथ डालूंगा। और जिस बच्चे को ये लगता है कि यार कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टडी विथ योगेश 2.0 जो फैक्ट क्लास मैं आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पे, उस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फैक्ट क्लास है और 15 मिनट से छोटी की उसमें वीडियो में देता हूं और आपका वो रिवीजन के तौर पे आपको उसको यूज करना है। ठीक है, तो जैसे अभी है, कई बच्चों से मैं सुनते रहता हूँ, कई बच्चे मुझे फ़ोन करते रहते हैं, कई बच्चे कहते हैं तो सर अभी फिजिकल चल रहा, थोड़ी थकान हो जा रही तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और स्वाभाविक भी है, मैं क्यों मतलब ये कहूँ कि पढ़ो, भाई मैं भी इंसान हूँ, व्यवहारिकता को मैं भी समझता हूँ, प्रैक्टिकली आप क्या फील कर रहे हैं ये मैं भी जानता हूँ। क्योंकि इतनी गर्मी में इतना इरिटेट तो हम घर पे ही हो जा रहे हैं। उन बच्चों के साथ जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो तो वैसे ही परेशान होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शारीरिक के साथ साथ मेंटल जो प्रेशर होता है वो बहुत भयंकर होता है। क्यों? क्योंकि मेंटल प्रेशर ये है यार हमारा कोर्स कंप्लीट कैसे होगा, फिजिकल तो हम देंगे ही देंगे लेकिन रिटर्न कैसे होगा। मैं आपसे यही सलाह दूंगा, रिटर्न अगर आप अभी याद नहीं भी करते हैं आप चीज़ों को, जैसे आप मुझसे अगर जुड़े हैं यानी मेरी क्लासेस से जुड़े, तो आप अपने जो नोट्स बनाते हैं उसको अपडेट रखना, नोट्स बना देना। रटने की जिम्मेदारी अभी नहीं है, वो बाद में रट्टा मार हो जाएगा जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आप चीज़ों को लेके चलते हैं। कई बच्चे फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों को ये लगता है कि सर हमें इग्नोर कर रहे हैं और हमारी ओर ध्यान नहीं देते, कभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बात नहीं की। बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए किसी इंडिविजुअल या हर किसी के लिए इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि मैं जानता हूं कि सिलेबस तो कॉमन है। अब आप ग्रुप सी की तैयारी अगर उत्तराखंड के अंदर करते हैं तो सिलेबस तो आपका कॉमन है, तो आप वही चीज़ें आपको पढ़नी है, कोई अलग थोड़ा ना पढ़ना है। लेवल थोड़ा उससे हल्का होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसी चैनल पे ग्रुप सी के लिए फॉरेस्ट गार्ड अलग पढ़ा दो, पटवारी अलग पढ़ा दो, दरोगा अलग पढ़ा दो, कांस्टेबल अलग पढ़ा दो या अन्य एग्जाम अलग पढ़ा दो। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? सिलेबस कॉमन है, टॉपिक कॉमन है, तो चीज़ों को हमें, और ये आयोग है यहाँ कोई भरोसा नहीं है कि उसी टॉपिक से कितना डेप्थ में पूछ सकते हैं, कितना हल्के में पूछ सकता है, कोई नहीं जानता। तो आपके पास विकल्प एक ही है कि अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं अपना 100% लेके जाइए, बाकी भाग्य की बात है। ठीक है, यानी आपको 100% यहाँ पे घर पे देना होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको 100% के साथ जाना होगा। बाकी का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जितना आपके हाथ में है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प है तो फिर उसके बाद आपका पढ़ाई करना यहाँ से बेकार है, स्पेशली ग्रुप सी की तैयारी। तब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यूकेपीएससी, यूपीपीएससी कई बार आता है, या एसएससी, सीजीएल वगैरह, या इस प्रकार के जो बड़े एग्जाम केंद्र सरकार कराती है उनकी तैयारी कीजिए। ग्रुप सी के साथ हमेशा एक रिस्क रहता है, वो ये रिस्क रहता है कि आपके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। आप सीमित विकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चयन नहीं हुआ तो आपका लटकना बहुत मतलब हद तक संभव हो जाता है। लटकने का मतलब है बिना जॉब के वेट करते रहना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी जितना भी समय है उसका भरपूर प्रयोग कीजिए। आज नहीं तो कल आपका भी दिन होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ये देखना है जैसे जो 60 नंबर से कम मार्क्स लेके आए या जो 65 मार्क्स से कम लेके आए, अब ये वीडियो बीपीडीयू के रिजल्ट में 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनके साथ तो मेरी संवेदनाएं हैं ही हैं, क्योंकि 70 में न होना अपने आप में बहुत दुखदाई है, क्योंकि बच्चा करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, लेकिन जिसके 60 से कम थे, 65 से कम थे, उसको तो सिर्फ एक बार मंथन करना है कि कहाँ कमी रह गई थी। क्योंकि ये कमी जो है 60 तो खैर कट ऑफ आती नहीं, 70 के आसपास मैं भी समझ रहा था कि जनरल कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो 60 से कम मार्क्स लेके आए उनको ये चेक करना है यार हमारा स्कोर किस वजह से कहां पर कम रहा, क्यों हम इस पॉइंट को कम कर पाए हैं। तो खुद अपना पेपर देखिए उसमें कौन सा पोर्शन कमजोर रहा था, कैसे रहा था, कैसे हम उसको इनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और वही चीज आपको सीखनी होगी। और पढ़ाई करने वाला छात्र हमेशा से याद रखना अपनी कमियों पर भी काम करना पड़ता है। जैसे हम कहां पर कमजोर रह गए थे, किस पॉइंट पे हमें ये लगा कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। अब कई बच्चे 45 मार्क्स लेके आए, कोई बच्चे 50 लेके आए, तो वो नए भले ही हो सकते हैं, क्योंकि पुराने बच्चे तो इतना अनुभव हो जाता है कि 60 तो बिना पढ़े भी ले आएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए थे 50 नंबर, 45 नंबर लेके आए, 55 नंबर लेके आए, उनको निराश नहीं होना बच्चों, क्योंकि
एक न एक दिन ऐसा होगा, पढ़ते 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 आपकी गाड़ी भी क्या हो जाएगी, अचानक से 5th गियर में भागेगी, आपका स्कोर भी 75, 80, 77 ऐसा पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ अभी, बहुत अच्छे, मतलब उनको तो मैं इंडिविजुअली भी कई बच्चों को जानता हूँ, 3 या 4 एग्जाम वो निकाल चुके हैं। तो ऐसा ही होता है, बहुत बच्चे स्ट्रगल स्टार्टिंग में करते हैं, कई एग्जाम में बैठने के बाद फेलियर उनके साथ आती है, लेकिन जब एक एग्जाम निकलने लग जाता है तो फिर हैबिट हो जाती है, मतलब हैबिट में ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसके लिए एक ही चीज़ है, जब आप एक बार अध्ययन में जुड़ जाते हैं, जब आप एक बार पढ़ाई करने लग जाते हैं, एक बार अपनी लाइफ को ढंग से समय दे दीजिए। यानी समय देने का ये तात्पर्य है कि आप एक बार मेहनत कर लीजिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, उन बच्चों को जिसका पटवारी का एग्जाम है या लेखपाल का एग्जाम है, बहुत कंटेंट आपके पास है, यानी इनफ से इनफ मैंने दिया हुआ है, जितना आपने पढ़ा है ये सफिशियंट है, सिर्फ और सिर्फ इसको डाइजेस्ट करने की बात है। और बहुत ज़्यादा किताबों को छांटना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, उत्तराखंड के लिए ये किताब लेके घर आ जाऊं, इसके नोट्स बनाऊं, उत्तराखंड के लिए ये किताब लेके आ जाऊं, इसके नोट्स बनाऊं, ये गलती मत करना। चयन होगा तो होगा जीएस और हिंदी के बेस पे, उत्तराखंड के बेस पे चयन नहीं होने वाला है। कितना कुछ कर लो, ठीक है, कितनी जान लगा लो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ऑडियो के साथ अपने पास सेव कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तराखंड पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला है उन बच्चों का जिसने उत्तराखंड में ठीक ठाक कमांड बना ली, जिसने ठीक ठाक पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की एक सीमा है और सीमा जो है आपकी लांघ चुकी है, पीक पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। अब उत्तराखंड कुछ नहीं करेगा, लेकिन जीएस और हिंदी की बदौलत आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। तो थोड़ा सा, जब चीजें, पूरी दुनिया एक क्षेत्र में भाग रही है, पूरी भीड़ एक जगह जा रही है, सभी एक चीज कर रहे हैं, जितने मुझसे पढ़ रहे हैं सभी तो सेम पढ़ लेंगे क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको हटके काम करना होगा। हटके क्या? स्मार्ट वर्क करना होगा। इस बात पे फोकस करना होगा कि सर की इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमें उत्तराखंड के अलावा जो मेन फोकस करना है वो जीएस और हिंदी में करना है। क्यों न ऐसा हो कि जो 40 नंबर की उत्तराखंड है उसको साइड रख के, उसको सिर्फ टच देके रिवीजन करके हम जो 60 नंबर का जो पेपर बचता है उस पर वर्क करें। और उस 60 नंबर का जो पेपर है उसमें हमारे स्कोरिंग की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी रहती है स्कोर करने की। अगर वो 60 नंबर का जो आपका बचा हुआ सेक्शन है, अगर आप दिमागदार हैं, आप चालाक हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाले छात्र हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब आगे लाने की सोचते हैं, तो उस 60 में से स्कोर बनाइए 45 के समथिंग। यानी आपको किसी न किसी केस में 45 से 50 मार्क्स के भी वहाँ स्कोर करना होगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है, जीएस उसने सिलेबस ओपन करके दिए हुए हैं, ओपन सिलेबस दिया हुआ है, तो आप जीएस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए। और जीएस के साथ आपके साथ एक प्रॉब्लम जरूर होगी। वो प्रॉब्लम क्या है? आपको घर में जीएस को ज़्यादा पढ़ना होगा, स्कोरिंग वहाँ कम रहेगा। स्कोरिंग कम का मतलब मार्क्स वहाँ कम होंगे, 25-26 मार्क्स का ही पेपर आएगा, लेकिन आपको घर में उसका कंटेंट ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ये मतलब उल्टा सुल्टा चल रहा है। कहने का मतलब है आपके पास पढ़ने को बहुत ज्यादा होगा जीएस का पोर्शन, लेकिन एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत कम आएगा और वही सिलेक्शन देगा। जबकि उत्तराखंड का मटेरियल आपके पास इतना अधिक है, इतना अधिक मैटर है, आप उसको अब पढ़ भी लें, रिवीजन भी कर लें। अब इससे ऊपर आपके क्या किसी के बस की नहीं है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करे। क्योंकि उत्तराखंड में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो छात्र निकलने वाले हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें ये मान के चलना आप लोग कि उत्तराखंड का एक ऐसा पोर्शन है जहां 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा। किसके बीच? जो सिलेक्शन ले रहा और जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, किसी वजह से उसके क्लोज आके रुक गया। यानी 4-5 नंबर से ऊपर का डिफरेंस वहां नहीं होने वाला है। यानी अगर एक छात्र किसी केस में अगर वो सिलेक्शन लेता है उत्तराखंड में, अगर उसके 40 में से 30 मार्क्स आए यानी उत्तराखंड में, और एक ऐसा छात्र जो सिलेक्शन नहीं ले पाया, उसके उत्तराखंड में 25 तब भी होंगे। ठीक है, बट इस सिलेक्शन लेने वाले का जो छात्र हैं, इसके बाकी का जो 60 मार्क्स का पैटर्न है, उसमें कम से कम मान के चलिए आप 45 मार्क्स होंगे। और जो दूसरा बच्चा है वो जो 45 में से 30 से 35, यानी जो 10-15 नंबर का यहाँ गैप, 5 नंबर का यहाँ गैप उसने कर दिया। इसी वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी आपको हिदायत दे रहा हूँ, अभी भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन अब डिपेंड करता है कि आपने कैसे हिंदी के पोर्शन को, कैसे आपने जीएस के पोर्शन को स्ट्रांग बना के रखा है। कंप्यूटर वगैरह का टेंशन मत लो, वो तो एग्जाम जब डेट आएगी
5 से 6 क्लासेस में सब खत्म हो जाएगा। उतनी कंप्यूटर पढ़ाई हुई है, वो बाकी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जितना मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि करंट अफेयर में आप पिछड़ रहे हैं, उसका भी टेंशन मत लो। यानी एक गुरु होने के नाते कई चीज़ों में आपके काम को मैं आसान करने की हमेशा सोचता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर का मटेरियल हो, चाहे वो हिंदी का हो या कोई अन्य हो। थोड़ी सी बात है और सुनना, देखिए तो थोड़ा सा ये सुनना है कि हमने किस पोर्शन पे कैसे करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड हो। क्योंकि देखो ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हमेशा ये बात कही गई होगी कि आप पढ़िए, आप सीखिए, आपको कंटेंट मिलेगा। कभी यहाँ से इस प्रकार के टाइम पास, जैसे कई बच्चों को ये लगता होगा ना सर व्यूज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, आप एक वीडियो देख लीजिए जहाँ व्यूज़ के लिए बात कही गई, एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे। सारा तो कंटेंट है, सारा तो मैटर है, बाकी एक मोटिवेशनल वीडियो संडे को आती है, इसके अलावा है ही क्या उसमें बताइए। व्यूज का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको थंबनेल पे कुछ और बना के दिखा दूं, अंदर में कुछ और बोलूं और ऐसे में आपको मतलब बहकाऊं या कुछ करूं, तब तो आप कहते हो कि सर व्यूज के लिए पढ़ाते हैं। इसमें तो टॉपिक ही होंगे ना, आपके बाहर लिखा होगा वर्षण व वर्षण के प्रकार, वही तो पढ़ाऊंगा। क्या मतलब व्यूज होता है उसमें ना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतना जरूर समझना कि हमने कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना जो रूट है, थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन है उसमें सुधार करनी है। हमें ये पकड़ने हैं यार कमियां कहां पे रह रही, क्यों आखिर हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और उसके पीछे का एक ही जवाब मिलेगा, बेटा तू उत्तराखंड कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा है, तेरा ये वाला पोर्शन जो है ना ये तुझे हिला दे रहा। वहाँ आप एक काम करना, जिसने हाल फिलहाल के कुछ एग्जाम दिए, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, वीडियो वीपीडीओ का हो, उससे पहले का कोई एग्जाम हो, उसमें एक बार नोट करना कि आपने उत्तराखंड से कितने क्वेश्चन सही किए, उत्तराखंड से कितने क्वेश्चन सही किए, जीएस से कितने सही किए, हिंदी से कितने सही किए और अदर से कितने सही किए। आपको पता चल जाएगा कि आपने कमी कहाँ की है। और जीएस के साथ, हिंदी के साथ और अदर पोर्शन के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? आप इसके लिए कुछ नहीं करिए, आप पुराने पेपर देखिए अदर स्टेट के, जो जीएस के टॉपिक दिए हैं वहाँ क्या क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट होकर वापस आ जाते हैं। और हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने एक यहाँ पर नोट की है, यूके ट्रिपल एससी की एक बहुत मतलब कहूँ बहुत अच्छी आदत है, कुछ कहूँ कुछ भी कह सकता हूँ, इसने एक चीज़ सही की है। कई बारी क्या होता है, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली मिल जाते हैं। यानी एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना या एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना एक अच्छी बात है, ठीक है। अब हो सकता है कई क्वेश्चन में एक्सपर्ट कहते हैं, वही कह रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट इसको नहीं मान रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, ये आज ही सिर्फ वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम की बात नहीं है, ये प्रीवियस एग्जाम में भी मैंने नोट किया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। और आपने एक चीज़ नोट भी की होगी, जैसे वीडियो वीपीडीओ का एक एग्जाम जब हुआ था, उसमें किसी एक शिफ्ट में मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराए थे, एनसीईआरटी आधारित। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कराई, चैनल पे आप लोग देख लेना। एनसीईआरटी फैक्ट होगी इकोनॉमी की, भूगोल की मैंने एनसीईआरटी करा रखी है, हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री और जो अपने आप में मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी फैक्ट उसके भी मैंने कराए हैं, आप चैनल पे जाके देखना। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आए थे एक शिफ्ट में। एक तो आया था जो अमृत सेन वाला जो क्वेश्चन था, अमर्त्य सेन का जो एक गरीबी से संबंधित क्वेश्चन था, और उसी के बाद एक उसकी बुक थी, वो दोनों क्वेश्चन वहीं से बैक टू बैक आए थे। वो एनसीईआरटी के आधारित क्वेश्चन थे, वो जिस शिफ्ट में आए थे दोनों एक साथ आए थे, कहीं मैंने देखा था उसको, ठीक है। तो इसके साथ एक अच्छी खूबसूरती है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको ये लगता है कि जीएस के लिए हम कैसे करें, क्या करें, इसके लिए सिंपल सा पैटर्न है। देखो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का, एक तो एनसीईआरटी फैक्ट पढ़ जाओ, जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, और फैक्ट कौन से जो टॉपिक में दिए हुए हैं या जो मेन फैक्ट हैं, सार वगैरह जो भी आती है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर देखने जो अदर स्टेट के आए हैं, ठीक है, यानी उस क्वेश्चन को उन टॉपिक पे। तो इसके लिए सिंपल सा तो है, प्रीवियस ईयर वाला जो पोर्शन है वो मैं करा रहा हूँ। वो कहाँ करा रहा हूँ मैं आपको? सेकंड चैनल पे स्टडी विथ योगेश 2.0 पे मैं उसको कराता हूँ। वहां पे आपको 15 मिनट की वीडियो मिलती है, वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। तो आपके लिए वो क्या करता है, काम आसान करता है। एनसीईआरटी जितना मैंने हो सकता है मैंने कराया था, कहाँ कराया था? इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाके देखेंगे तो वहां आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। तो जब हम इन कॉम्बो को साथ लेके चलेंगे तो हम करें क्या बताओ? ग्रुप सी के साथ हमेशा रिस्क रहेगा, मैंने आपसे अभी भी कहा है, पहले भी कहा है, आने वाला एग्जाम भी ऐसा होगा दरोगा का, हो सकता है कि कई अनसर्टेन रिजल्ट सामने देखें, कई ऐसे बच्चे आपको दिखें जिसको आप जानते ही नहीं हो सकता है वो हिडन तरीके से पढ़ाई करते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धक्का भी दे सकता है अगर आप अभी नहीं संभले। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, यानी आपको अपना 100
प्रतिशत से भी बढ़ा के देना है। जितना बेहतर आप लोग दोगे उतने बेहतर की हम कल्पना करते हैं, ठीक है। कई बच्चे जैसे 3-3 4-4 एग्जाम बैक टू बैक निकाल चुके हैं, तो वो एक प्रेरणा होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते, मैं तो कई को जानता हूं, मेरे फेसबुक में भी जुड़े हैं, लेकिन ऐसे नाम नहीं ले सकता सार्वजनिक तरीके से। लेकिन ये है कि हमारे पक्ष में रिजल्ट जिस दिन से आने लग जाएगा उस दिन से फिर बाहर ही बाहर है, ये सच है। और जब तक नहीं आएगा दुखियारी जीवन तो हम जिएंगे ही जिएंगे, आपको पता ही है, दुख तो होता ही होता है, ठीक है। ऐसे हालातों में, ऐसे चीज़ों में अपने आप को संभालना, अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से फिर कहना चल बेटा फिर से खड़ा हो, फिर से लड़ने को तैयार हो, फिर से हम लोग एक बार एक चांस और देते हैं, ये होता है। और आपके पास विकल्प अगर नहीं है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप कोई अन्य विकल्प या अन्य क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों, फिर से ट्राई कीजिए। यूके ट्रिपल एस सी ही जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्राई करते हैं। किसी ने कहा है, आपके माथे पे लिखा है कि आप यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद यूके ट्रिपल एस सी में इतना कंपटीशन हो गया, हम कट ऑफ में नहीं आ पा रहे, छोड़ दीजिए उसको, उस रास्ते को छोड़ दीजिए, उससे बेहतर एग्जाम की तैयारी कीजिए, यूके पीएससी के एग्जामों की तैयारी कीजिए। यूके पीएससी एग्जामों की तैयारी करोगे तो यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम धीरे धीरे कवर होने लग जाएंगे। यदि आप हायर से नीचे, हायर लेवल की तैयारी करोगे, नीचे के कवर हो जाएंगे, लेकिन नीचे से स्टार्ट करोगे हायर लेवल में, आपकी हालत खराब हो जाएगी। यही चीज मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताई थी, जब मैंने संडे की जो वीडियो, जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा वो जरूर देखना। जब मैंने संडे में ये वीडियो बताई थी कि यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी क्या छोड़ देनी चाहिए, वो किन बच्चों को छोड़ देनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और बहुत लोगों ने मुझे धन्यवाद किया था, बहुत से छात्रों ने मुझसे ये कहा था कि सर आपके चरण स्पर्श करते हैं, आपने आंखें खोल दी है, मार्गदर्शन दिया है, हम अब यही करेंगे जो आपने बताया। बच्चों यही होता है, अगर आप एक 70% स्कोर कर रहे हैं, 65-68% स्कोर कर रहे हैं, तब जाके यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी करना आपके लिए बेवकूफ़ी सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि उतना स्कोर करने के बाद आप सिर्फ तब करना तैयारी उसकी जब आपकी विज्ञप्ति निकलने के बाद फॉर्म की आपको लगेगा कि एग्जाम इस माह में हो सकता है, उससे 2-2.5 महीने पहले आप उसको तैयारी कीजिए। वरना अगर आप 70 मार्क्स लाने के बाद चयनित नहीं हुए हैं, उसके बाद आप फिर उसी की तैयारी कर रहे हैं, फिर उत्तराखंड हिंदी पढ़ लें, क्या मिलेगा? इससे बेहतर अपनी एनर्जी को दूसरी जगह लगाओ, बड़े एग्जाम में लगाओ। आरओ एआरओ की विज्ञप्ति आएगी, एपीएस की विज्ञप्ति आएगी, कई ऐसी विज्ञप्तियां आएंगी जो आप लोग निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी तो आप एफर्ट कर सकते हैं ना। तो मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है। तब तक हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही, जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। परंतु एक दिन जब हमारी मेहनत हमें उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंचा दे, मैं किसी एक पर्टिकुलर आयोग की बात नहीं करूंगा कि आप वहीं जाइए, मैं ओवरऑल एक विजन रख रहा हूं आप लोगों के सामने। आपके पास हजारों ऑप्शन हो सकते हैं जिस दिन आपने मेहनत करना शुरू कर दिया। यानी आप जैसे मैं हूं, जब आपके हाथों में चीजें नहीं है, आपको ये लगता है कि इसे यहां हमारा चयन हो ही नहीं रहा, हम इतने साल से पढ़ने, छोड़ दो ना उसको, आप अपने कर्म पे भरोसा करो। आपको अपना सिलेबस, आप जीएस स्ट्रांग रखो, आप सब्जेक्ट का नॉलेज रखो, आप रीजनिंग मैथ्स का ठीक ठाक नॉलेज रखो, आप करंट अफेयर पे कमांड बनाओ, आप दूसरे आयोग के एग्जाम दो ना। आपके पास विकल्प की कमी थोड़ना है, आप सेंट्रल लेवल के एग्जामों की तैयारी करो। अगर आपके अंदर गट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप अपना 100% दीजिए। आपको ही अपने भविष्य का निर्धारण करना है, आपको ही ये समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, और आपको ही ये तय करना है कि आपको किस तरीके से अपनी मंजिल तक जाना होगा। और आप ही अपने क्या होंगे, भविष्य के कर्ता धर्ता होंगे, भविष्य के निर्माता होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं मेहनत का कोई तोड़ नहीं होगा। मेहनत तब तक आपको लगेगी नहीं कि जब तक आप सफल हो रहे हैं। आपको लगेगा मेहनत कर रहा हूं, नहीं हो रहा, लेकिन आज जो आप खुद कह रहे हैं कि इतने सालों से मुझे फेलियर मिल रही है, एक दिन जिस दिन आपका आएगा, आप दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे, लोगों को प्रेरणा दोगे, लोगों से कहोगे कि मेहनत करके चीजें संभव हो सकती हैं। किसी एक जगह नहीं, दूसरी जगह हम चयन पा सकते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जितना मटेरियल आपको दिया है वो सफिशियंट है। जो करा रहा हूँ स्टडी विथ योगेश 2.0 पे, वो आपका रिवीजन के तौर पे आप उसको देखना और याद रखना। आज नहीं तो कल आपका दिन होगा। फिर से आप लोगों को एक बार मैं यही कहूँगा कि बच्चों मेहनत करते रहिए और तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी चीज़ें आपके पक्ष में ना आ जाएँ, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।